ऑन द सरफेस क्या था बेटा, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ऑन द सरफेस क्या आ गया, माइनस जी एम बाई आर, दोनों का वही है। एक अच्छा सा क्वेश्चन आज देखो बच्चों, कल आपने फोर्स निकालना सीखा और इंटेंसिटी निकालना आपने सीखा है बच्चों। फोर्स और इंटेंसिटी में एक बात आपने ध्यान दिया, यदि होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर है तो उसका अलग अलग फॉर्मूला है। ऑन द सरफेस और आउटसाइड सरफेस पे सेम था। होलो में अंदर जो था 0 था और वहाँ पे होलो की वैल्यू थी, और वैल्यू आपने देखा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा आर था। छोटा आर कहाँ से आता, सेंटर से दूरी था। यहाँ देखो एक बार, ये जानते ना बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूज तो हम पहले भी कर चुके हैं। क्या बोला उसने, बोला बच्चों एक मास m का कोई आपका मैन है ऊपर खड़ा अर्थ पे, और इसका अर्थ का मास कैपिटल M और रेडियस r है। इसकी वैल्यू मैं लिखवा चुका हूँ बेटा। मास आपका 6 × 10⁻24 था, रेडियस आपका 6400 किलोमीटर था। यदि यहाँ लिखा जाए फोर्स कितना लगेगा इस मैन के ऊपर बेटा, G_m_r² × m। तो एक्सेलरेशन यदि बोला जाए अर्थ का कितने एक्सेलरेशन से अर्थ है इसके अपने पास चिपकाया हुआ, तो आ जाएगा Gm_m/r², बटे में डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, छोटा m जो मास ऑफ मैन है। इसी एक को बोला जाता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज Gm/r²। बच्चों इसको लिखा जाएगा, वैल्यू निकाला जाएगा तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अप्रोक्सीमेशन में बच्चों हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं बेटा। इसी की वैल्यू बच्चों 32 फीट पर सेकंड, ऐसे भी हो सकता है, इसकी अपनी जरूरत नहीं पड़ती, हमें जरूरत पड़ता है बेटा 9.8 या 10 का, आपने यूज करके पहले देखा हुआ है। बच्चों ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, G_m/r²। यहाँ देखो बच्चों ये किसके ऊपर डिपेंड किया बेटा, प्लेनेट के ऊपर। मास भी अर्थ का है, रेडियस भी अर्थ की है, और जी आपका कांस्टेंट है। यदि आप अलग अलग प्लेनेट पे जाओगे तो जी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, सही है क्या। अर्थ के लिए 9.8 है बच्चों। इसी में एक चीज और देखो, इफ डेंसिटी इज गिवन, यदि आपके पास डेंसिटी गिवन है, बोल दिया मास नहीं दिया हुआ किसी प्लेनेट का, कि अर्थ की डेंसिटी जो रो है, तब आप क्या बनाओगे। कल ऐसा कुछ बनाया भी हमने, तो लिख देंगे बेटा जी, और यहाँ मास के 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई r²। कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा जी इज इक्वल टू 4/3 पाई Gm रो। बच्चों यहाँ पता नहीं कुछ लॉजिक और है, आप ऐसा रट्टा मत मार लेना बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। आप ऐसे याद मत करना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। हमने ऐसा देखा, यदि मास दिया है तो जी की वैल्यू आएगी Gm/r²। यदि बेटा डेंसिटी दिया तो अलग फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सही है क्या। बनाओ शाबाश, कुछ और बातें सिखाता हूं इसकी। इसमें बच्चों आप एक पॉइंट बनाओ बेटा, स्टार बनाए लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन प्लेनेट। बच्चों इसलिए मैं जानबूझ के लिखवाया बेटा ये मास पे और आर पे डिपेंडेंट, ऐसे मैंने जानबूझ के नहीं लिखवाया। यदि कल को बच्चों में डेंसिटी दिया हो तो ओनली रेडियस डिपेंडेंट हो जाएगा, इसलिए मैं उस फॉर्म में नहीं लिखवा रहा। सही है क्या। डेंसिटी दिया तो डेंसिटी और आर पे डिपेंडेंट है, मास दिया तो बेटा मास और आर पे डिपेंडेंट, लेकिन ये प्लेनेट की वैल्यू होती है। देखो दोबारा बच्चों, यदि यहाँ ऐसा बोलता है, जैसे इसमें मैं नोट की फॉर्म में लिखवाता हूँ ऐसा, यदि इफ मास एंड रेडियस बोथ आर चेंजिंग। बच्चों ये चेंज जो आएगा ना वो आपका ऑलवेज लेस देन 5% ही होता है, क्योंकि 5% चेंज होने में भी रेडियस का बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगा। 1% में भी 640 आपका लगभग 64 किलोमीटर आ रहा है, तो लगभग 5% में 300 किलोमीटर तक वेरिएशन है। तो इसका लेस देन 5% भी काफी कुछ हो जाता है। तो ये जितने भी वेरिएशन मैं आपको बता रहा बच्चों, ये लेस देन 5% वाले आपको बता रहा हूँ। लेस देन 5% में कैसा वेरिएशन, जैसे आप जानते हैं यूनिट डायमेंशन में करते थे। तो यहाँ पर आपका क्या चेंज लिखा जा सकता है सर, जी का जो चेंज आ जाएगा दैट इज एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बच्चों डेल्टा m/m। लेकिन बच्चों वहां पे क्या था आपका आर का इनवर्स था, तो यहाँ पे बच्चों आपको मैक्सिमम एरर नहीं निकाल रहा मैं, यहाँ पे मैं एरर नहीं निकाल रहा, यहाँ मैं परसेंटेज चेंज देख रहा हूँ कि आपने मास को 1% बढ़ा दिया तो जी के वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, रेडियस को 2% कम कर दिया क्या, तो आपको यहाँ साइन के साथ लिया मैंने, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। ये बोलना चाहता ऐसा बोला बच्चों मैंने, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल को मैंने माइनस साइन के साथ लिया है। ये मेरी मैक्सिमम एरर मुझे पूछता कि मास मेजरमेंट में एरर 1% है, रेडियस मेजरमेंट में 2%, फिर मुझे प्लस ही करना पड़ता जैसे आपने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा हुआ है। उल्टा देखो एक बार, इफ
मास जो है बच्चों आपका कांस्टेंट है, मास आपका कांस्टेंट है बेटा, और आपका रेडियस इज चेंजिंग। यदि आपके पास इस टाइप से दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला में बना लेता G इज इक्वल टू कैपिटल GM बाई आर स्क्वायर, कांस्टेंट को हटा देते क्या बन जाता बच्चों, डेल्टा G बाई G वी कैन राइट एज -2 ऑफ डेल्टा R बाई R। ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, इफ रेडियस इज कांस्टेंट एंड मास इज चेंजिंग, तो अभी फॉर्मूला आप लिख लेते बेटा GM डिवाइड बाई आर स्क्वायर, कांस्टेंट को हटा दो तो आपके पास बन जाता G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यहाँ लिखा पाते बेटा डेल्टा G बाई G और डेल्टा M बाई M। परसेंटेज बनाने कोई दिक्कत नहीं बेटा, इनटू 100 करेंगे परसेंटेज बन जाएगा बच्चों। इसके लिए मैं नोट करके लिखाना चाहता हूँ एक्चुअली, इफ डेंसिटी इज गिवन, यदि बच्चों डेंसिटी कहीं सवाल में दिया हुआ कांस्टेंट है और R आपका जो है वेरिएबल है, R आपका वेरिएबल है, फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा, डेल्टा G बाई G आएगा डेल्टा R डिवाइड बाई R। सर ये इतने फॉर्मूले कहाँ से बना दिए, फॉर्मूला पहले वाला लिखा है GM डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला बच्चों डेंसिटी के दास था वो लास्ट वाला। सवाल में आपको ढंग से देखना, मास को चेंज किया कि रेडियस को किया कि दोनों को किया है, ऐसा बोल दिया कि मेड अप ऑफ दिस मटेरियल मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है और R आपका वेरी किया। एक बात ये आपको फॉर्मूला वहां से जान देना, दूसरी बात ये यहाँ प्लस और माइनस इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस का लिखेंगे, क्योंकि बच्चों में इफेक्ट देखना चाहता हूँ इंक्रीज और डिक्रीज का। ये नहीं बोलता बेटा एरर कितना तो मैं सबको जोड़ता, सही है क्या, वापिस में कंफ्यूज होता सर पहले आप जोड़ते रहो क्यों माइनस कर रहे हो। अब मैं चेंज इफेक्ट देख रहा हूं, 1% मास को बढ़ा दे 2 रेडियस को क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा बना एक दो क्वेश्चन में कराऊंगा और आपको अंदाजा लगेगा। बच्चों आपको एक यहाँ वर्ड सुन सकता है बेटा, एक आपको इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, ऐसा 2 वर्ड सुनाई दे सकता है कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास दोनों बराबर माने जाते हैं बेटा। इनर्शियल मास कौन सा, जैसे आप M ब्लॉक को मान के ऊपर फोर्स लगा MA लिखते थे, वो इनर्शियल मास था। ग्रेविटेशनल मास कौन सा, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखते हो, जैसे मैं हूं मेरे पे नीचे जो फोर्स लगा mg लगा तो मैं m जो है ग्रेविटेशनल मास जैसा है। यदि मैं आपका m था और मेरे सामने फोर्स लगता इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब अर्थ को रेस्ट पे मान के, तो मैं क्या बोलता ma आ जाता। लेकिन दोनों मास को बच्चों बराबर माना जाता है। इनर्शियल और ग्रेविटेशन रेशियो पूछा गया एक बार, रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास 1:1 होता है, एक ही बात है। छोटा सा सवाल बना के देखते हैं बेटा, एक आइडिया लगा आपको। इफ मास ऑफ ए प्लेनेट, अरे बना लिया क्या आप लोगों ने, ये थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ आप, सो के उठ। मेरे एक वर्ड आपने सुना बेटे, एक इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, 2 वर्ड आपको सुनाई दे सकते हैं, उसका रेशियो 1:1 होता है। उसका कोई खास अलग लॉजिक नहीं है। यदि बच्चों में ऐसे अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ हूं, मास m है, यहां फोर्स लगेगी mg के बराबर। यदि कोई ऐसी फोर्स लगा देगा तो मैं क्या देखूंगा, F इक्वल टू ma। जब F इक्वल टू ma आप यूज करते हो बच्चों, इसको इनर्शियल मास बोला जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चों आप जानो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने पढ़ाई किया है। इनर्शियल फ्रेम माने आपने अर्थ को रेस्ट पे मान के पढ़ा है। यदि बच्चों आप अर्थ के साथ इसकी फोर्स देखते हो क्या बन जाएगा, mg। मास तब भी यही है पहले भी। अब ग्रेविटेशन वाला इफेक्ट देखेंगे ग्रेविटेशनल मास बोलते हैं बेटा, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के देखते हैं ma बोलते हैं, उसको बोलेंगे अब इनर्शियल मास। एक लाइन में लिखवा दो, रेशियो ऑफ, लिखो एक बार, ये सवाल पूछा हुआ है, रेशियो, एक लाइन लिखवा देता, सवाल आ चुका है। रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल मास टू इनर्शियल मास इज 1:1। रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल मास टू इनर्शियल मास इज 1:1। इस वर्ड के लिए कंफ्यूज नहीं है ना, मैं आपको बता दें बेटा, ग्रेविटेशन वाली फोर्स जब देखें ग्रेविटेशनल मास और F इक्वल टू ma जब यूज करते हैं तो उसको इनर्शियल मास बोला जाता है। आगे देखो एक बार सवाल, एक इफ मास ऑफ ए प्लेनेट इज इंक्रीज्ड बाय 1%, if a mass of a planet is increased by 1% and its radius is decreased by 2%, planet को अंडरलाइन करना बेटा, and its radius is decreased by 2%, find out percentage change in acceleration due to gravity। परसेंटेज चेंज को अंडरलाइन करना बेटा, परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके नीचे एक पार्ट और बना लो, ऑल्सो फाइंड आउट मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्मॉल जी, है ना, ऑल्सो फाइंड आउट मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी, छोटा जी। बच्चों दोनों बात एक साथ क्लैरिफाई करता हूं। यदि बच्चों आपसे परसेंटेज चेंज पूछा तो ऐसा लिखा जा सकता, क्या चेंज किया सर, जी कांस्टेंट हटा दो तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो परसेंटेज G को ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों,
परसेंटेज एम माइनस 2 परसेंटेज आर। उसने बोला एक आपका एम 1% इंक्रीज हुआ, इंक्रीज दिया बेटा -2 एज इट इज। उसने बोला रेडियस जो है डिक्रीज हुआ है, रेडियस कितना डिक्रीज हुआ बच्चों 2%, तो यहाँ मैंने लिख दिया डिक्रीज माइनस में, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1 + 4 दैट इज 5%। जैसे बच्चों इस सवाल में आप देखो बेटा, आपको इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से प्लस और माइनस रखना पड़ा। क्या ऐसा सवाल मैंने कभी करवाया था आपको? जब मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस बताया था ना बेटा, पीवी पावर गामा वॉल्यूम का इतना डिक्रीज, वहां मैंने करवाया था, वहां मैंने प्लस और माइनस के साथ लिया था, सही है क्या? लेकिन ये नहीं बेटा मुझसे एरर पूछता, तो एरर ही नहीं पूछेगा तो फिर मेरी कोई झंझट ही नहीं है सर। ये m/r², मैं सिंपल लिखता परसेंटेज जी क्या होगा, परसेंटेज m + 2 × परसेंटेज जी परसेंटेज r। लेकिन यहाँ तो बाई चांस वही उत्तर आ रहा बेटा, आपको प्लस माइनस नहीं करा, सेम उत्तर आ गया, सही है क्या? क्या ये दोनों चीज सेम है? नहीं है। क्या ये दोनों चीज सेम है बेटा? नहीं है। उत्तर तो सेम आ रहा सर, उत्तर इसलिए सेम आ रहा, मैंने डिक्रीज वाला बोल दिया, इसकी मैं इंक्रीज वाला बोल देता ना, उत्तर अलग अलग आ जाते हैं। तो आपको विद साइन पुट करना जब चेंज इन जी देखना है, और परसेंटेज एरर में आपको हमेशा प्लस पुट करना, कुछ भी दिया हो मैक्सिमाइज एरर हम निकाल दें कि इससे बाहर लिमिट में ना जाए, सही है क्या? बना शाबाश। अरे बात पकड़ पाए, कब आपको प्लस लेना कब माइनस? एरर में हमेशा आपको पॉजिटिव प्लस लेना, हमेशा माइनस आपको लेना ही नहीं। वो आपको यूनिट डायमेंशन में बता भी दिया था, जिसका एरर निकालना उसको एक तरफ बना लो, एक तरफ बनाने के बाद सीधी वैल्यू पुट कर लो, उत्तर आएगा, ऐसा बता चुका था। बच्चों मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बेटा, वेरिएशन ऑफ जी। जी का वेरिएशन कैसे हो सकता है? पहले दो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर वेरिएशन ऑफ जी के पहले दो टॉपिक के ऊपर मैं डबल स्टार पीएमटी लिखवा रहा हूँ। 3 और 4 भी है, उसका इतना महत्व नहीं है, लेकिन उसके क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। देखो एक बार, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी में जो नंबर आएगा बेटा, नंबर 1 आएगा, वेरिएशन आएगा जो ड्यू टू हाइट। पहले हम देखेंगे बेटा हाइट पे जाने से क्या फर्क पड़ रहा है, ड्यू टू हाइट। और नंबर 2 आपका आ जाए बेटा ड्यू टू डेप्थ, गहराई में जाना है क्या फर्क पड़ता है, और आपका ऊपर। इन दोनों के ऊपर बच्चों आपका यहाँ पीएमटी है डबल स्टार, सवाल पूछा जाता है बच्चों, यहाँ भी डबल स्टार पीएमटी है। देखो कैसा, यदि बच्चों अब कुछ यहाँ पे आपका प्लेनेट है, ये आपका मास m और r रेडियस, और आपका जो ऑब्जेक्ट है बच्चों अब कुछ हाइट h के ऊपर है। अब बोलता g की वैल्यू बताओ वहां क्या होगी। देखो बच्चों कैसा, सर जी हमने लिखा था Gm/r², पहले यही था, इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना ली। अब आपने क्या बोला सर यार कहां से लेते, सरफेस पे था, सेंटर से यार लिया था मैंने। अब यदि बोलता g डैश बच्चों आपकी हाइट कुछ चेंज हो गई तो Gm/r+h², ये भी सही है बच्चों। पहले वाली फॉर्म में बनाना था बेटा, Gm/r² का कॉमन ले लिया, ये क्या बन जाएगा बेटा 1+h/r², सही है ये भी बच्चों। एक्चुअली ये आपका जो पोर्शन बन गया वापिस से आपका g बन जाएगा, दैट इज g डैश इज इक्वल टू g 1+h/r² बच्चों। राइट फॉर्मूला ये फॉर्मूला राइट फॉर्मूला, ऑलवेज करेक्ट फॉर्मूला है। इसी का एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया जाता है बेटा, g को यहीं रख लो, 1+h/r, ऊपर चला गया था -2 पावर है। बाइनोमियल आपने यूज किया बेटा, यदि मैं बोलता हूँ r बहुत बड़ा, h बहुत कम है, यदि h की वैल्यू इज वेरी स्मॉल, लिख भी देता हूँ, इफ h इज वेरी स्मॉल। सर वेरी स्मॉल का मतलब कितना बेटा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वेरी स्मॉल है, किससे? r से। r की वैल्यू बेटा 6400 किलोमीटर, बहुत ज्यादा। तो आप बाइनोमियल लगा सकते हैं बेटा, यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1+x पावर n, क्या लिखते हैं बेटा 1+nx, पहली बार लिखा बाइनोमियल का फॉर्मूला। बार बार अप्रोक्सीमेशन में यूज होगा, जहां भी x वेरी स्मॉल है वहां लिखा जा सकता है। तो लिख दिया बेटा g एज इट इज और 1-2h/r, सही है क्या बच्चे? ये जो फॉर्मूला बेटे अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है। जब भी आपको कोई भी बोल दे ना हाइट 2r है, जी की वैल्यू बताओ, तब ये यूज नहीं कर सकते हो। जब भी आपकी हाइट कंपेरेबल टू r होगी, यदि बोल दिया हाइट आपकी r/2 है, तो जी पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ, तो आपको ये यूज नहीं कर सकते। बोलता हाइट आपका 1 किलोमीटर चेंज हुआ, 2 किलोमीटर हुआ, 5 हुआ, 10 किलोमीटर, फिर आप ये वाला यूज करोगे। अदरवाइज बच्चों राइट फॉर्मूला जो है नीचे वाला, सही है क्या? दोबारा देखो एक बार बच्चों, ये अपने पास अर्थ है बेटा, मास m, रेडियस r। अब बोलो डेप्थ के कारण क्या फर्क पड़ता है, मैंने बोल दिया बच्चों यहां से बच्चों आपका d दूरी अंदर, ऐसा d पॉइंट आपकी, ये d जो है डेप्थ है, इस p पॉइंट के ऊपर आपको बताना है कितना आपका g की वैल्यू रहेगी। देखो मैं कैसे समझाता हूं आपको बच्चों, हमने g की वैल्यू क्या लिखी थी बेटा, Gm/r², बिल्कुल सही है। दोबारा आप सोचो बच्चों, ये r मैं कहां से लेता था बेटा, सेंटर से, और ये कहां बच्चों d तो ऊपर से आया, तो सेंटर से दूरी क्या हो जाएगी r - d, तो आ जाएगा आपका g डैश की वैल्यू Gm r - d², सही लिखा बेटा हमने,
और अच्छे से देखो बच्चों, या तो इसको इस फॉर्म की बजाय दूसरी फॉर्म में भी कर सकता हूं, या तो मैं ऐसे ही छोड़ दूं तब भी बन जाएगा, लेकिन डिवीजन वाले में आएगा, इसकी बजाय मैं आपको दूसरी फॉर्म से बताता हूं कैसा। आप जानते हो अंदर की डायरेक्शन में आने पे सीधा क्या, ई की वैल्यू आप जानते हो बेटा, ई ही तो जी था, अरे जी डैश को ऐसा लिख देता हूं मैं, जी एम डैश डिवाइड बाई आर माइनस डी स्क्वायर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर, क्योंकि बेटा अब एम जो है आपका, एम नहीं रहा, ये वाला मास रहेगा जो कि एम डैश है। एम डैश की कल वैल्यू मैंने सोल्व किया था, आपको याद है, तो ग्रेविटी में करते हुए जी आपका क्या लिखा था बेटा मैंने, एम डैश क्या आया था, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू छोटी वॉल्यूम है तो भाई 4/3 पाई, अब आर माइनस डी है तो बेटा आर माइनस डी, ऐसे ही कुछ सबने किया था। सही है क्या सर, कितनी रेडियस है, आर माइनस डी छोड़ दिया, तो एम डैश की वैल्यू आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं बेटा, एम आर माइनस डी क्यूब डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा बेटा आर माइनस डी स्क्वायर पहले ही है, और ये आपके पास आ जाएगा आर क्यूब। ये यहां से वैल्यू पुट किया बेटा मैंने, आर क्यूब आर माइनस डी, ये मैंने वैल्यू कहां से पुट किया, एम डैश की वैल्यू पुट किया, ये ऐसे वाली। सही है क्या, ये क्या आपने कैंसिल किया तो बच जाएगा जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्यूब है तो बेटा आर को एक अंदर ले गया मैं इस फॉर्म में, तो बन जाएगा जी और 1 माइनस डी बाई आर। बच्चों ये फॉर्मूला मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन से नहीं बनाया है, डेप्थ के लिए हमेशा एक ही फॉर्मूला वैलिड है, जी डैश इज इक्वल टू आएगा तो जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी आर, हाइट के लिए जो आएगा बेटा जी ब्रैकेट में 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर, वो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है। तो दो फॉर्मूले राइट कौन से आ जाएंगे, ये वाला एक ये वाला। सर ये क्यों नहीं वैलिड कर पाए, क्योंकि बेटा मास अब अंदर आप आ गए पॉइंट पे तो मास अब m नहीं रहेगा, इसके अंदर वाला मास रहेगा दैट इज m डैश, इसलिए मैंने गलत करके दोबारा सोल्व किया। सही है क्या, बना शाबाश, एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा आपको आइडिया लग जाएगा। अरे जी का वेरिएशन वैसे भी सेम एज दैट ऑफ होता है फील्ड, और फील्ड आप बना चुके थे, वो ग्राफ में आपको बता दिया था बेटा, एक बार जी का आज बना दूंगा। इसके 2-3 सवाल में कराता हूँ, थोड़ा आपको अंदाजा लग जाएगा कैसे आपको वेरिएशन लेना है, कब आपको ये एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेना है, कब आपको सिंपल वाला लेना है। बनाएगा बच्चा आपने बेटा, मैं हल्का का वेरिएशन से एक धीरे धीरे अच्छे सवाल पे जाता हूं, एक आसान से क्वेश्चन आपको कराता हूं, देखो एक बार, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 32 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, एट हाइट 32 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। बना बच्चा आपने, ने बोला कि अर्थ सरफेस थी आपकी, अर्थ सरफेस थे 32 किलोमीटर ऊपर है, यहां पे आप बताओ इस बिंदु के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जी क्या होगा। पहले देखना पड़ेगा बेटा, जो हाइट है ये आर से कम है कि ज्यादा है कि कंपेरेबल नहीं, जो हाइट आपने लिया हुआ है आपका आर से बहुत कम है, ये 32 किलोमीटर है बेटा, वो आपको 6400 200 गुना कम है, तो बच्चा लिखा जाएगा जी डैश की वैल्यू में अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकता बेटा, 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर, तो जी की वैल्यू आपने यही रख लिया 1 माइनस 2 इंटू 32 और डिवाइड बाई आ गया बच्चों आपको 6400, सोल्व करेंगे तो आ गया 1/100, तो जी डैश वी कैन राइट है जी 1 माइनस दिस, तो आ जाएगा बेटा आपका 99 डिवाइड बाई 100। बच्चों मेरी ख्याल से दिमाग तुमसे इसी सवाल में परसेंटेज चेंज पूछता ना, तो क्या हुआ इंक्रीज डिग्री था, ऐसा सवाल मैं करवा चुका था आपको, ऐसा बताया था मैंने, मोमेंटम यदि ऐसे आ गया 1.10 याद है क्या आपको, आप लिख देना बेटा 1.044, ये परसेंट क्योंकि प्लस है इंक्रीज बाई है, और ये माने 44%, ऐसे बता चुका हूं। तो यहां बोलो बच्चों जी के क्या प्रभाव पड़ा, सर जी डिक्रीज हुआ, कितना हुआ इसको मैं लिख देता बेटा आपको 1 माइनस 0.01, सही है क्या, कितना 0 आपका 1% डिक्रीज हुआ, सही बात समझ पाए हो। और इसको मैं ऐसा लिख देता जी डैश को 0.99 जी, इसको लिख देता बेटा 1 जी माइनस 0.01 जी, माइनस माने डिक्रीज बाई, इसका मतलब क्या बेटा 1%, ये 1% से डिक्रीज हुआ। सही है क्या, बराबर शाबाश। 2 सवाल और कराते हैं, फिर आपको एक डेप्थ वाला भी कराऊंगा। डेप्थ वाले में कभी सोचना ही नहीं हो, एक ही फॉर्मूला लगेगा, जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई आर, यहां सोचना पड़ेगा। बना बच्चों आपने, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी लिख लेना बेटा जी डैश, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट 4r
4 और कैपिटल आर, फॉर आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ एट हाइट फॉर आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ को अंडरलाइन करो। बच्चों एच की वैल्यू नहीं दिया आपको, आप समझ गए शायद। आपको ऐसा बोला बच्चों यहाँ आर रेडियस है, यहां से 4r आपको दिया हुआ है, तो जब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं सर? क्या एच यहाँ बहुत कम है? नहीं है सर, एच तो बहुत ज्यादा है, आर से कई गुणा है। तो बच्चों यहाँ पे जब भी आप जी डैश का फॉर्मूला लगाते कैसे लगाएंगे बेटा? जी डिवाइड बाई 2h प्लस आर और ये स्क्वायर में आ जाएगा। सही है क्या सर? यहाँ एच की वैल्यू क्या लें आपको? जो उसमें बेटा है 4r ले 3r दिया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3r डिवाइड बाई आर। ये बात आप पकड़ पाए हो क्या? ये बात मैंने क्या लगी समझ में? आपको एच की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? यहाँ एच की वैल्यू 4r नहीं है, सेंटर से दिया, सेंटर को मैंने अंडरलाइन भी कराया, तो हाइट एक्चुअली ये है, दैट इज 4r माइनस r। कितनी वैल्यू बेटा? 3r, वही मैंने पुट किया है। तो आंसर आ जाएगा जी एज इट इज 2h की वैल्यू 3r डिवाइड बाई r और होल स्क्वायर बाहर, तो आ जाएगा बेटा 1 प्लस 6 और आपकी आ गया होल स्क्वायर, तो g डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा? 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है क्या? अरे एच की वैल्यू पुट करा, सेंटर नहीं, जरूरत नहीं। एच की वैल्यू मैंने 4r पुट किया बेटा, 3r होगा, r सर कैंसिल, ये 6 और एक 7, तो 7 का स्क्वायर आ गया। सही है क्या? पता नहीं, बनाओ शाबाश। तो जाग रहे हो तुम लोग? एक और देखते हैं सवाल थोड़ा सा घुमा के। फ्रॉम सेंटर को अपने अंडरलाइन किया होगा बेटा, है ना? डिस्टेंस में सेंटर से दिया था। एक और बनाओ शाबाश। सवाल अपने आप बनाना आप लोग। एन बना लिया बच्चों आपने। एन ऑब्जेक्ट weighs 72 Newton. An object weighs 72 Newton at surface of Earth. At what height? हाँ ऐसे बेटा, weighs 72 Newton at surface of Earth. At what height its weight will become 18 Newton, 18. At what height its weight will become 18 Newton, 18 Newton। बनाओ फटाफट। अरे वेट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको जी ही देखना है, एम तो सेम ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 18 न्यूटन। कब आपका 18 न्यूटन हो जाएगा, किस हाइट पे बताओ? अपने आप सोल्व करो बच्चों। यहां ये सवाल कराने का मेरा लॉजिक है, आप ये पूछ सकते हो सर फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, एच वाला लगाऊं वो माइनस के साथ, या ये आपका मेन वाला फॉर्मूला। बच्चों जब भी आपको डाउट है ये वेट में इतना फर्क आ गया बेटा 1/4 हो रहा है, तो नो डाउट बहुत हाइट पे हो गया होगा। या आपको जब भी डाउट है फॉर्मूला यही लगाना, अप्रोक्सीमेशन वाला तो यहीं से बनाओ, अपने आप इससे हमेशा करेक्ट आंसर आएगा। तो वेट करना, तब क्या कर लोगे सर? गुणा में एम और एम भी कर लो, और क्या इससे ज्यादा क्या कर लोगे? ये कितना है फाइनल वाला 18, ये कितना बच्चों 72 दिया हुआ है, 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर और ये होल उसके। आप बना रहे हो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरी देखने लग जाओ। आंसर आते फटाक से उत्तर दो। बोलो। एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? आर। हर एक डाउट और क्लियर किया बच्चों। आपको ये नहीं सोचना सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है डिवाइड में 1 प्लस एच डिवाइड आपका आ जाएगा ना, वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला करेक्ट फॉर्मूला है। अगले वाला फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन लेके हमने बनाया हुआ है, वो तो 5% वेरिएशन तक का ही फॉर्मूला। या तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ 72 से 18 हो गया, तो आपका कितना 4 गुना कम हो रहा है, इसलिए आपको वो फॉर्मूला नहीं लगने वाला। अंतिम सवाल एक और बनाओ। एक डी का फॉर्मूला वाला बना के देखते हैं, इस बार पूर्णता आप ही करना, सवाल ढंग से सुन लेना। फाइंड आउट बना ले बच्चों हमने। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पॉइंट पी विच इज 2r/3 फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। बनाओ सेंटर ऑफ अर्थ को फिर अंडरलाइन करो। बच्चों जी को अलग से याद नहीं करना चाहते, तो जी का वेरिएशन सेम एज दैट ऑफ इंटेंसिटी होता है। आंसर आए तो बच्चों बोलना बेटा।
बोलो भाई, G/3 आ गया क्या? G/3 आ गया क्या? भाई गलत है, पर G/3 आ गया तो सेंटर ऑफ अर्थ से बोला मैंने, सेंटर ऑफ अर्थ से 2r/3 है तो डेप्थ की वैल्यू क्या होगी? r माइनस 2r/3। डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? गुड, आंसर आएगा बेटा 2g/3। और आंखें बंद करके वैल्यू पुट नहीं करनी है ना। गुड बच्चों, वेरिएशन का तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं, फिर एक बार बता रहा हूं क्योंकि बच्चों पीएमटी में सवाल आ चुका है। यदि इंटेंसिटी का ग्राफ है हमेशा नेगेटिव वाला ही आएगा। इंटेंसिटी का ग्राफ है बच्चों हमेशा नेगेटिव वाला आएगा। यदि बेटा कोई जी का ग्राफ पूछता, जी का सेम फॉर्मूला वही है Gm/r के, वही जो उसका आ रहा था। अंदर आपका यहाँ पे क्या आ गया? d-r के प्रोपोर्शनल। अरे d-r तब भी मैंने बोला सेंटर से दूरी है, तो वहां सिंपल आर था, कोई नहीं, सेम वेरिएशन है। अरे बना बच्चों आपने? बच्चों यदि आपको यहाँ कोई जी का वेरिएशन, सुन लो बेटा ये पीएमटी में आ चुका है, यदि बेटा कोई जी का वेरिएशन पूछता आर के साथ तो सेम बनेगा एट r इज इक्वल टू r सरफेस के ऊपर वैल्यू थी बेटा Gm डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर। बेटा अंदर से आएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बाद में क्या डिक्रीजिंग है। एक्चुअली जब जी का पूछता है बच्चों ऊपर की तरफ वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। जब अभी इंटेंसिटी पूछे हमेशा नीचे आएगा, क्यों? इंटेंसिटी हमेशा नेगेटिव होती है। सर ये कैसे बना पा रहे हो? अरे जी डैश मैंने अभी लिखा था आपको, जी ये ऐसा लिखा था बेटा Gm/r³ और r माइनस डी। बेटे r माइनस डी सेंटर से दूरी ही तो है। कल में इंटेंसिटी यही तरीका था Gm/r³ इंटू छोटा r। तो ये वही वेरिएशन है, सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस वन, बट एक फर्क क्या आ गया सर, इसकी वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन पीएमटी में एक बार सवाल ऐसा आया, जी का वेरिएशन पूछा r के साथ पूछा, लेकिन ऊपर वाला ऑप्शन ही नहीं दिया। जी का वेरिएशन पूछा है r के साथ पूछा, लेकिन ऊपर वाला ऑप्शन नहीं दिया। फिर हम मजबूरी में टिक कर सकते हैं बच्चों इस टाइप वाला, जैसा हमने पहले किया है। फिर आप मजबूरी में सर कैसे करेक्ट हो जाएगा? वो बोल देगा जी को हम नीचे नेगेटिव लेते, बताओ आप क्या कर लोगे? जी तो हमेशा नीचे है, समझे क्या? बस तो क्लियर बात समझा दिया। इंटेंसिटी का ग्राफ है हमेशा नीचे, कुछ नहीं सोचना। जी का ग्राफ है हमेशा ऊपर आएगा, कुछ नहीं सोचना। ऊपर या नीचे दोनों ऑप्शन दिए तो बेटा मोर करेक्ट ये वाला, इसी को आपको सही मानना है। सही है क्या? ऐसे दिए रट्टा मारना हो जाएगा, ऐसे तो आपको देखना चाहिए और सवाल में बताए जी को ऊपर पॉजिटिव लिया कि नेगेटिव लिया है। तो क्योंकि जी हमेशा नीचे है बेटा, तो ये जी को पॉजिटिव नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव मान के बनाया गया, ये नीचे डायरेक्शन में नेगेटिव मान के। फिर भी सवाल जब भी आया तो इसी करेक्ट माना गया है, वो डायरेक्शन मेंशन करके नहीं देता सवाल में। जी का वेरिएशन बता दो, ये आएगा आपको ऑप्शन में, दोनों है तो ये नहीं है तो आपको ये टिक करना पड़ेगा। सही है क्या? बनाओ बच्चों, ये कल ग्राफ बना चुके हैं, बस ये नीचे बना था, मेरे इमेज थी इसकी नीचे डायरेक्शन में बना हुआ था। गुड। देखो बच्चों आपने पहले दो इफेक्ट देखे बेटा, हाइट और डेप्थ का, ज्यादा इंपॉर्टेंट वही थे। दो और हो सकते हैं बच्चों, शेप का और रोटेशन का। शेप और रोटेशन वाला मैं आपको करा रहा हूं। देखो यदि कोई बोलता सर से आपका नंबर 3 आ जाएगा बेटा, ये ड्यू टू शेप। ड्यू टू शेप आपका आ जाएगा। ड्यू टू शेप कैसा होता है सर? ये आपकी जो आपकी अर्थ है बेटा वो सर्कल ना हो गई, इलिप्स है। इलिप्स है तो बेटा एक साइड दूरी, जहां पोल होता है बच्चों, पोल और इक्वेटर दो चीज होंगे। तो बच्चों पोल की जो डिस्टेंस होती है, रेडियस ऑफ पोल जो होती है कम होती है बेटा, रेडियस ऑफ इक्वेटर जो ज्यादा होती है। और ये आप जानते हैं सर जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। मतलब सर जिसकी रेडियस कम होगी, जिसकी रेडियस कम होगी वहां पे आपका जी का वैल्यू ज्यादा होगा। सर कितना फर्क होता है बच्चों? इतना सा फर्क होता है मामूली सा। आपका ये सिर्फ और सिर्फ 21 किलोमीटर दोनों साइड से ज्यादा होती है, ऐसी है तो बहुत कम। तो इसके कारण वेरिएशन आ जाता है बच्चों। यदि पोल का माइनस इक्वेटर का कोई डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस होता है 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है क्या बच्चों? आपको ध्यान ये देना, यहां से शेप वाले में याद नहीं करना, यहां याद रखना सर पोल और इक्वेटर में पोल ऊपर होता, सिंपल इलिप्स बनेगा। इलिप्स बनेगा तो सर पोल की रेडियस कम है, पोल की रेडियस कम है तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी। सर कितना रेडियस डिफरेंस था? 21 किलोमीटर का था। कितना डिफरेंस आपका जी में आ जाएगा बेटा? 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है क्या? बनाओ शाबाश। रोटेशन वाले में मैं इसी से याद करूंगा। मैं एक बार ध्यान दूंगा सर, जो जी की वैल्यू है दिखते हो पोल के लिए तो पोल पे ज्यादा होती है। इतनी बड़ी कोई बात नहीं, मैं आपको रोटेशन में समझा दूंगा। पोल के अबाउट अर्थ ऐसे घूमती है, समझा दिया था मैंने ना। आइस मेल्ट हो रहा वहां पे समझा रहा ऐसा। और याद है बर्फ पिघल के जाएगी तो क्या होगा? ओमेगा का क्या होगा बताओ? टाइम का क्या होगा? डे टाइम क्या होगा? 24 घंटे ज्यादा कम, ऐसे ज्यादा।
अरे ज्यादा समझाया था। आई बच्चों बढ़ जाएगा, ओमेगा कम, ओमेगा टाइम फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जहां आई बढ़ेगा वहां टी भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ समझाया था। कोई बहुत महत्व है नहीं बेटे इस बात का, इसलिए मैं ऐसे ही लिखा है। सिर्फ ये ध्यान देना सर, पोल पे वैल्यू ज्यादा होती है, कुछ माइनस हो जाएगी इक्वेटर के ऊपर, वो कितना कम है, सिर्फ 0.02 है। वो क्योंकि रोटेशन में मुझे याद करना कंपैरेटिवली से टफ लगता है, इसलिए मैं इससे याद रखता हूं। ड्यू टू रोटेशन भी एक इफेक्ट आएगा, उसका रोटेशन वाला इफेक्ट यहां से देख पाना आसान है, याद करना आसान है। देखो बच्चों, नंबर 4 ड्यू टू रोटेशन। ड्यू टू रोटेशन नंबर 4 आ जाएगा बेटा आपका इफेक्ट है ड्यू टू रोटेशन। रोटेट होने से क्या होता है? ड्यू टू रोटेशन में आप देख सकते हो बच्चों, यदि अपने पास अर्थ है और ये ओमेगा से रोटेट करती है बेटा, ये आपका इक्वेटर, ये आपका पोल अभी हमने बनाया था। यदि बच्चों यहाँ कोई एंगल आपका बनता लैटिट्यूड से आपका बनता लैम्डा, तो यदि पोल के ऊपर आप बताओगे तो पोल के ऊपर सिंपल रहेगा बच्चों आपका जी जो था सिंपल वाला। इक्वेटर के ऊपर कुछ माइनस हो जाता बेटा, किसी भी पॉइंट के ऊपर कुछ माइनस हो जाता, जी को ऐसा लिखा जा सकता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कोस स्क्वायर लैम्डा। रोटेट होने से ये फर्क पड़ता है बच्चों, जो सामने लिखा हुआ है वो बोलता लैम्डा की वैल्यू क्या है, एट पोल लैम्डा इज इक्वल, गलत से बना दिया, पोल के ऊपर लैम्डा क्या होगा बच्चों, पोल के ऊपर लैम्डा आ जाएगा बेटा 90 डिग्री। 90 डिग्री आने का मतलब क्या है, यहां से लैम्डा दिया हुआ है, तो आपके पास जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एट इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर लैम्डा की वैल्यू क्या, 0, लैम्डा की 0, तो जी डैश क्या आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अरे सही है क्या? याद नहीं करना है, तो मुझे ऐसे ही याद है सर पोल के ऊपर ज्यादा है तो उस रोटेशन में कुछ माइनस होता है, कहां माइनस होगा, पोल पे इक्वेटर पे, क्योंकि पोल के ऊपर ज्यादा कुछ कम हुआ तो इक्वेटर पे कम वाला होगा। कितना कम है सर, ओमेगा स्क्वायर आर कम हो जाता है। सही है क्या? बना शाबाश। एक सवाल छोटा सा करा देता हूं, फिर आपको क्लैरिफाई कर सकता हूं बच्चों बात को मैं। बेटा स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो सकती है, जैसे मैं अभी सवाल कराऊंगा जहां वेटलेसनेस आ जाएगा। बहुत जगह कंडीशन ऐसी हो सकती है जहां वेटलेसनेस आ जाएगा या जी इफेक्टिव 0 हो जाए। कहां हो सकती थी, लिफ्ट में। जब लिफ्ट नीचे जाती थी एक्सेलरेशन ए से, तो जी इफेक्टिव आपने लिखा था जी माइनस ए। यदि आप लिफ्ट को छोड़ देते, कट कर देते, सीधा फ्री फॉल हो जाता, तो नीचे भी एक्सेलरेशन जी, तो क्या हो जाता, जी इफेक्टिव 0। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नेवर बी 0। क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो सकता है? हाँ, इसकी इफेक्टिव वैल्यू 0 हो सकती है। देखो बेटा एक क्वेश्चन यही के मैं करवा देता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इक्वेटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इक्वेटर, फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ सच दैट, an object is placed at equator, find out angular velocity of earth such that this object experience weightlessness। बेटा वर्ड आ गया weightlessness, तो आप जानते हो g डैश की वैल्यू 0 बोलना चाहता है। this object experience weightlessness। बच्चों अब देखो बेटा एक बात समझ में जी, पहली बार एक वर्ड यूज किया बेटा weightlessness। सेम कहानी जहां भी बच्चों g डैश या g इफेक्टिव 0 हो जाता है बच्चों, उसको weightlessness बोला जाता है। मतलब मेरा कुछ वेट नहीं मुझे लगेगा बच्चों। ये बहुत जगह कंडीशन आ सकती है, जी की वैल्यू बहुत जगह 0 हो सकती है। उसमें से एक कंडीशन आप लिफ्ट वाली याद करो, मैंने ऐसा याद करवा था आपको बच्चों, ऊपर जाएगा तो जी प्लस ए, नीचे आएगा तो जी माइनस ए। यदि कोई लिफ्ट नीचे आए और वहां नीचे आने का एक्सेलरेशन जी हो जाए, कोई लिफ्ट बेटा ऐसे थी, लिफ्ट नीचे आ जाए और उसका एक्सेलरेशन जी, क्या लिखोगे सर, जी इफेक्टिव होता था जी माइनस ए, और जी माइनस जी की वैल्यू क्या आ जाए, 0। हमें क्या लगेगा बच्चों, वेटलेसनेस आ गई। सही है क्या? वेटलेसनेस लेके आने का कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक लिफ्ट नीचे मूव कराना, एक जैसे तरीका ये है, क्या बोलते हैं, ऐसा रोटेट करो, ऐसा ओमेगा बताओ कि इक्वेटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को वेटलेसनेस लगने लग जाए। तो इक्वेटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जी डैश का, सर जी डैश जो आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। आपने खुद ही बोला जी को 0 कर दो, तो जी को 0 कर दिया, तो जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एंड ओमेगा वी कैन राइट एज जी डिवाइड बाई आर दिस। सही है क्या बच्चों? ऐसा लिखा जा सकता है। यदि आप चाहो सर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अरे कितनी जल्दी जल्दी घूमने लग गई अर्थ। पहली बात ये बताओ कि बच्चों पहले जो अर्थ एक दिन का आपका 24 घंटे का होता है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। अब ये जल्दी चक्कर लगाएगी कि आराम से लगाएगी? दिन 24 घंटे होगा, उससे कम होगा कि उससे ज्यादा होगा? सर आपने खुद ही बोला ओमेगा आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो जी डैश की वैल्यू 0 होगी। तो आपका टाइम पीरियड क्या लिखा था बच्चों, 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा
या 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। ऐसा आपने कभी सुना भी हो दोबारा, वरना एसएचएम में आ जाएगा, 2r बाई जी की फॉर्म में आता है। तो फिलहाल वेटलेसनेस होने का मतलब क्या होगा सर, रोटेशन बढ़ेगा, रोटेशन बढ़ेगा मतलब क्या सर, ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब एक चक्कर जल्दी लगाएगा, एक चक्कर जल्दी लगाएगा मतलब क्या होगा बच्चों, अब जिन जो आपका 24 घंटे का तो उससे एक छोटा दिन हो जाएगा। सही है, वैल्यू निकालने तो वैल्यू निकाल लो, वैल्यू भी आ जाएगी। कितनी वैल्यू होती है इसकी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, सुना कुछ 84 में, ऐसा सुना कुछ, अरे गजब कर रहे हो, 84.2 मिनट एसएचएम में हमने पढ़ा होगा। अरे मैं तो इस वैल्यू पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ के क्या वैल्यू आएगी। अरे क्या आर और जी का मान बदल जाएगा, ग्रेविटेशन में लिख दे गलत हो जाएगा। एक बार मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी समझा चुका हूं, ये समझाया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क के माइनस होता क्या डेल्टा यू, ऐसा समझाया था। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो होगा बेटा दैट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या जो डेल्टा यू होता है बच्चों दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा आपको समझाया था मैंने, कब चेन को नीचे लटक रही थी ऊपर खींचा था, चेन नीचे लटकी हुई थी ऊपर खींचा था, कितना आंसर आया था mgl डिवाइड बाई 2n स्क्वायर, याद है, लर्न में लिखवा रहा, याद भी होना चाहिए था। यदि n बाई, यदि आपका l बाई 5th पोर्शन नीचे लटका हुआ तो क्या आ जाएगा mgl डिवाइड बाई 2 इंटू 5 स्क्वायर, याद करवाया था मैंने। उसी टाइम मैंने चेन को उल्टा करने वाला सवाल भी कराया था कि वर्क एक्सटर्नल का क्या होगा, डेल्टा यू उत्तर आ जाएगा। ऐसे कोई टॉपिक यहां मान लो लिखो आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैपिटल V, तुम नहीं पढ़ रहे हो पीछे वाला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैपिटल V। अरे पढ़ते हो क्या तुम लोग, नहीं पढ़ते यार, तुम लर्न वाला ही याद नहीं पढ़ोगे क्या। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैपिटल V, इसमें एक लाइन लिखा बेटा, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल को अंडरलाइन करना, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास, in bringing a unit mass from infinite to a fixed point, from infinite to point P या fixed point। इनफाइनाइट को अंडरलाइन करो, एक्सटर्नल एजेंट को करो, यूनिट मास को करो, यूनिट मास को अंडरलाइन करो बेटा, एक्सटर्नल को अंडरलाइन करो बेटा, इनफाइनाइट को अंडरलाइन करो। बात समझाता हूं, इन्हें क्या बोला है, 1 किलो मास को, यूनिट मास माने 1 किलो, 1 किलो मास को आप इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P पे ले आओ जो r दूरी पे किसी दूसरी मास m से, तो जो पोटेंशियल होगा बच्चों से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोला जाता है। आपने खुद ही बोला है सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या बोला आपने, वर्क बना दो, किसका वर्क है, एक्सटर्नल एजेंट का, किस काम आएगा सर, ये यूनिट मास को लेके आना है। तो यूनिट फोर्स क्या होती है बेटा, वर्क में आपका G m डिवाइड बाई x स्क्वायर, x दूरी से लेके आ रहे हैं, मैं बच्चों इंटीग्रेशन से समझा रहा हूँ, x दूरी से लेके आए और किसमें करना पड़ेगा dx, f dx, कहां से, इनफाइनाइट से r। सर m को आप भूल गए, m को भूला नहीं बेटा, m की वैल्यू उसने बोला खुद ही 1 kg है, m की वैल्यू उसने खुद ही बोला बच्चों 1 kg, ऐसा लिखा जाएगा Gm बाहर आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इनफाइनाइट और r, सोल्व करेंगे बेटा Gm एज इट इज -1 बाई एक्स, और ये बच्चों इनफाइनाइट और r, आंसर आ जाएगा माइनस Gm डिवाइड बाई r। ये आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है बच्चों, G और M क्या, अर्थ के लिए हम सोल्व करते हैं, अर्थ का मास है, अर्थ के हिसाब से सोचते हो तो ये मेरे हिसाब से पूछे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या, तो मेरा मास लिया जाएगा। कोई मुझे बोलता है बेटा कि आपका मास 100 किलो है सर और आपसे 10 मीटर दूर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ, मैं क्या बताता, सिंपल G गुणा में 100 डिवाइड में 10 माइनस साइन के साथ आएगा। सही है क्या, एक बात तो ये आपकी आ गई है बच्चों। इसकी जो SI यूनिट होती है बेटा, SI यूनिट आपकी होती है यहाँ वर्क डिवाइड बाई मास, जूल पर केजी, और बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखो क्या आ जाएगा, m आपका 1 तो 0, अरे m 1 और kg 0, L 2t - 2, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली एडेड। जितनी भी आपकी क्वांटिटी होंगी बेटा सारी स्केलर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 2 3 4 कितने भी ऑब्जेक्ट क्या पूछो सीधा ऐड करना है, क्या चीज चाहिए मुझे, मेरा मास चाहिए और r दूरी चाहिए, आंसर आ जाएगा। बराबर शाबाश। कुछ बातें वो बता चुका बेटा, वो बातें बार बार बताने की जरूरत नहीं बेटा। जब भी आपकी कोई चीज अनस्टेबल है तो ज्यादा पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, किसी चीज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, ये भी आप जान रहे बेटा। मैं इसे कहां से लेके आया, इनफाइनाइट से r लेके आया, इनफाइनाइट पे ज्यादा होगी। 2-4 नोट लिखो बच्चा, ग्रेविटेशन या चार्ज के हिसाब से बता रहा हूं, एक्चुअली पोटेंशियल जो भी होनी होगी ना बेटा, आप तो सिर्फ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का mgh जैसा लिखा हुआ है,
एक्चुअली पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। जीरो पोटेंशियल एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, वहां इनफाइनाइट पे वहां जीरो मानी जाती है। पता भी चल जाएगा कभी भी जीरो हो सकती है बेटा जब आर की वैल्यू जीरो हो। आर की वैल्यू क्या हो? इनफाइनाइट। देखो एक बार एक दो लाइन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अज्यूम्ड टू बी जीरो एट इंफिनिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अज्यूम्ड टू बी जीरो एट इंफिनिटी। बस इतना ठीक है। लिखना ऐसा लिखवा सकता हूं बेटा, मैं ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो होता है हर चीज का। बेटा एक दो सवाल आप देखो पहले फटाफट। एक क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है, आप निकालो इसको फटाक से। एक मास यहाँ एम है, एक मास यहाँ एम है और एक यहाँ एम है, और बच्चों आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आप पॉइंट नंबर ओ के ऊपर बताओ, पॉइंट नंबर ओ कैसा है? सर इनका मीडियन का इंटरसेक्शन है। ओ पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू ऑल मासेस। फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू ऑल मासेस। ए बी सी दिया हुआ है। सर पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे कितनी चीजें चाहिए बेटा? जी, एम और आर। आर माने उस मास से लेके पॉइंट तक की दूरी। सर एक बात देखो, आप मास से लेके पॉइंट तक की दूरी ए से ओ की भी यही है, सी से ओ की भी वही है, और बी से ओ की भी वही है। और जो वही है उसको एक्स मान लो। एक्स से सीधा वैल्यू बताओ, कौन बताएगा? कितनी दूरी होती है ये? ए डिवाइड बाई, वैसे पता तो तुम्हें है नहीं, फिर बता देता हूं। यदि एक्स है बेटा, ये 30 डिग्री है, तो आप खुद मान जाओ ये कितना था बेटा? हाफ था, ए बाई 2। आपको निकालना एक्स है तो आ जाएगा बेटा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज कोस 30। ऐसे निकालते हैं बच्चों इसको। तो ए डिवाइड बाई 2 एक्स, और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास? √3 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक्स वहां चला जाएगा। ए डिवाइड, इसको ध्यान देना बच्चों, हमेशा याद रखना है, आसान चीज है। अब मेरे पास आंसर आ गया, दूरी आ गई। हाँ आ गई सर। अब पोटेंशियल बनानी जैसे बना दो सर, पोटेंशियल ए के कारण, पोटेंशियल बी के कारण और पोटेंशियल सी के कारण। आपको ऐसा बनाना है। देखो बच्चों कैसा? सर माइनस जी, ए का मास क्या? एम। दूरी क्या बेटा? सर ए बाई √3। फिर माइनस साइन बी का क्या मास है? जी एम, और दूरी फिर क्या बेटा? ए बाई √3। फिर सी का भी वही। अरे सिंपल लिखना है, इसमें तो वेक्टर भी देखना है, तो आती सरल चीज हो गई है। तो वापिस आएगा ऊपर √3 जी एम बाई ए, √3 जी एम बाई ए। फिर ये आ गया बेटा √3 जी एम बाई ए। सोल्व किया तो आंसर आ जाएगा -3 √3 जी एम डिवाइड बाई ए। सही है क्या? बनाओ। ये स्केलर है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं सोचना। अपने को मास चाहिए, जो लिखा हुआ दूरी चाहिए, बस दूरी हमने निकाल ली है। अच्छा सवाल तुम लोग बनाना। सवाल के ऊपर पीएमटी लिख लो। अभी तो आपको सीधा लिखो ना बेटा, जब इलेक्ट्रोस्टैट में बताऊंगा तो इसका सीधा उत्तर भी बता दूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में याद भी करा दूंगा, लेकिन अभी आपको इस तरीके से बनाना। देखो एक बार, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m एंड 4m। 2 ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर पीएमटी लिखो बेटा। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m एंड 4m are separated by distance d, are separated by distance d. Find out gravitational potential at that point. Find out gravitational potential at that point where gravitational field intensity is 0. Where ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज 0। कुछ आपको मैं हिंट दे रहा हूं बच्चों। यहां देखो आप बेटे, पहले फील्ड इंटेंसिटी आप बना लेना। सर कैसे बनाते थे? सर ऐसे बनाते थे, जिस पॉइंट के ऊपर निकालना उसको छोड़ के देख लो, अपने डायरेक्शन आ जाती थी। यदि बच्चों मैं बोलना चाहूं, सर इस पी पॉइंट पे मान लो बच्चों, ये पी पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, और पी पॉइंट के ऊपर बच्चों मान लेते इंटेंसिटी 0 होगी। सर आपको कैसे पता ये पॉइंट बीच में आएगा? सर आपको कैसे पता ये पॉइंट बीच में? पहली बात, हमारा दिमाग इतना चलता हम बीच में ही लेते हैं। फिर भी लॉजिकल बता देता हूं। लॉजिकल हमने देखा, सर इस पॉइंट को आप छोड़ोगे तो 4 kg कारण ये यहां जाएगा, और यही तो हम इंटेंसिटी निकालते थे। ये टुवर्ड्स पॉइंट आएगा। सर इस पी को छोड़ोगे तो इसके कारण यहां जाएगा। हाँ सर, 2 फील्ड है, एक यहां और एक यहां, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन मिलकर 0 दे सकते हैं। सही है क्या? सर एक साइड में बना के देख लो। सर यहां साइड में बना के देख लो पी, क्या यहां पॉसिबल हो पाएगा? देखते हैं। पी पॉइंट को छोड़ दो, 4m के कारण बच्चों इस डायरेक्शन में जाएगा। सही है क्या? इस m के कारण भी बच्चों इसी डायरेक्शन में जाएगा।
क्या नेट यहां जीरो हो सकता? नहीं होगा। क्यों? सिर्फ दोनों के फील्ड एक ही डायरेक्शन सीधे जुड़ेंगे, कभी जीरो नहीं होगा। सेम कहानी यहां बना के देख लो। सर ये पी को छोड़ो, एम की कहानी इस डायरेक्शन में जाएगा, इस पी को छोड़ दो, 4m की कहानी भी इसी डायरेक्शन, यहां भी पॉसिबल नहीं है। तो पहला आंसर मैंने दिया बच्चों, ये इन बिटवीन ही आएगा यदि आपके पास मास m और 4m में कुछ भी मासेज रखे हुए हैं। अब P पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है तो फील्ड निकाल दो बच्चों। एक का फील्ड क्या आ जाएगा? GM d - x² और G 4m डिवाइड बाई x²। सही लिखा क्या बच्चों मैंने? सही लिखा बेटा मैंने। दोबारा देखो सर, माइनस लगाना भूल गए, तुम लगा लेना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। G और M कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा बेटा? x डिवाइड बाई आपका d - x²। ये आ जाएगा बेटा 4, x डिवाइड बाई d - x की वैल्यू आ गई 2। सोल्व करेंगे बेटा, x इज इक्वल टू 2d - 2x और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2d डिवाइड बाई 3। बात समझ में आई क्या? पोटेंशियल अपने आप बनाओ। अरे दूरी आ गई, पोटेंशियल में आपको यही चीज चाहिए थी, -GM/r माइनस GM/r। दोनों का मास दिया, दोनों की दूरी भी आ गई। ये आप कॉपी करो, v की वैल्यू आप बताओगे पोटेंशियल p पॉइंट पे क्या होगा, बना पाओगे बच्चों? 4m से दूरी क्या बेटा? 2d/3। m से क्या आ जाएगा? d/3। अरे बना पाओगे ना? -GM/r करना बेटा, कुछ खास नहीं करना। पहले एक बात मैंने बोला हुआ आपको, किसी भी चीज का ग्रेडियंट लेने का मतलब डिवाइड बाई x होता है। याद आपको कब बोला था? कंडक्शन में जब मैं आपको पढ़ा था Q/T तो समझा था टेम्परेचर ग्रेडियंट कि बेटा टेम्परेचर डिवाइड बाई x आएगा तो डिवाइड बाई x बोलने का मतलब ग्रेडियंट होता है। याद होगा आपको शायद, वहां मैंने समझा था बेटा प्रेशर ग्रेडियंट कोई बोलता है dp डिवाइड बाई dx होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कोई बोलता है dv/dx। आपको समझाया था ऐसा। जैसे रेट बोलने का मतलब डिवाइड बाई टी हम मानते हैं बेटा, ऐसे ही ग्रेडियंट का मतलब डिवाइड बाई पोजीशन होता है। ऐसी चीजें हैं। कुछ वर्क पावर मैं आपको बता चुका हूं मैंने, F इज इक्वल टू -d, याद है क्या आपको बेटा? U आपको बता रखा मैंने, F इज इक्वल टू -du/dx। याद है कुछ? पता नहीं, आपको याद नहीं होगा। अब एक बार दोबारा रिमाइंड कराता हूं। आपने ऐसा कुछ बनाया था बच्चों कि सर U जो आएगा, डेल्टा U जो आएगा वो -F.dr ऐसा कुछ बना था बच्चों मैंने, आपको याद है तो? अरे पार्शियल डिफरेंशिएशन जहां सिखा रहा था। तो बच्चों फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है। जैसे फोर्स का, इसका तो बेटा फोर्स को मैंने क्या किया? मास इंटू इंटेंसिटी। इसको लिखते बेटा मास इंटू dv/dx। यदि कोई मुझे बेटा इंटेंसिटी का रिलेशन पूछेगा ना तो आ जाएगा वो dv/dx। यदि कोई इंटेंसिटी का रिलेशन कोई पूछेगा तो आ जाएगा बेटा -dv/dx। कहां से आया? सर फोर्स होता था -du/dx, उसी का हमने क्या किया, एक बार इसको फोर्स को लिखा मास इंटू इंटेंसिटी। कहां से लिखा? कल पढ़ा था मैंने। किसी भी पॉइंट पे आपको फोर्स निकालना, इंटेंसिटी निकाले, गुणा में मास कर दो, या उल्टा किसी में भी आपको इंटेंसिटी निकालना, फोर्स निकालो, डिवाइड बाई मास कर दो, ऐसा समझाया था। और इसको क्या लिखा? जैसे अभी मैंने बताया था पर यूनिट मास है तो डेल्टा ई को लिखा बेटा m इंटू डेल्टा वी। यहां से ऐसा कुछ बन सकता है। टॉपिक आप लिखो, उससे लिखवा रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी, it is amount of work done by external agent, it is amount of work done by external agent from bringing an object of mass m from infinite to r। बच्चों ये सीधा सीधा बोला बेटा, जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट का वही वर्क होता है। यदि आप किसी को भी लेकर, तो मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा। आप बच्चों आप u को लिखा जा सकता है, जैसे आपने लिखा था -GMm/r। कहां से आ गया? जैसे मैंने वहां सोल्व किया था बेटा GMm डिवाइड बाई x² dx। m को मैंने 1 kg माना, 1 kg मत मानना, ऐसे उत्तर आ जाएगा। नहीं जानो यार तुम। अरे अभी लिखवा था मैंने कि वर्क को ऐसा लिखा था बच्चों हमने GMm/x² dx। इंटीग्रेट कर देना बेटा इनफाइनाइट से r। आंसर आ जाएगा आपका -GMm डिवाइड बाई r। और जो बच्चों एक्सटर्नल का वर्क डन होता है बेटा वही आपका डेल्टा यू भी होता है, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सही है क्या? मतलब कहीं भी आपको यदि वर्क निकालना है तो आप क्या करो, यदि मुझे कोई बोल दिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का वर्क निकाल दो,
तो फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। वर्क का वही है। एक बार बच्चों रिलेशन में लिखवा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। या बच्चों पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क था? जो आपका मास और आपका फोर्स और इंटेंसिटी में जो फर्क है वही बेटा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या वही फर्क है। देखो कैसा सर, पोटेंशियल एनर्जी क्या है -Gmm/r और पोटेंशियल क्या था बेटा -Gmm/r। ऐसा लिख दूंगा इसको m इंटू पोटेंशियल। अरे वही तो चीज है बेटा, पोटेंशियल फॉर्मूला आ गया था, m आ गया था। ऐसा लिख सकता हूं मैं, F होता था आपका -du/dx, इसको लिख दिया इंटेंसिटी -mdv/dx। तो इंटेंसिटी आपकी आ जाती है बेटा -dv/dx। सही है क्या? कहीं भी आपको यदि डरने की जरूरत नहीं है, यदि कहीं भी मुझे कुछ भी ऐसा ग्राफ दिया हुआ है v का और x का, इस पॉइंट की इंटेंसिटी बताओ। देखो बेटा एक बार सवाल, डरावना सवाल कैसे बन जाता है छोटी छोटी चीजों से। मुझे बोला P पॉइंट के ऊपर जो है फोर्स बताओ, P पॉइंट के ऊपर इफ मास इज इक्वल टू 2 kg, ऐसा आपको बोल दिया। फोर्स आप बताओ Vx कर्व है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं सिंपल ये बताता सर ये कोण कितना बताता, यहाँ बता दिया मुझे 30 डिग्री है, मुझे एंगल बता दिया 30 डिग्री। मैं कैसे करता सर, ग्राफ का तो स्लोप देख लो यार, कुछ स्लोप क्या आएगा बेटा dv/dx दैट इज 10-30 डिग्री। 10-30 का मतलब 1/√3। सही है क्या सर? इंटेंसिटी क्या होती थी -dv/dx। सर इंटेंसिटी आ गई इतना। अरे फोर्स निकालना क्या दिक्कत है, मास इंटू इंटेंसिटी। सर इंटेंसिटी वैसे भी नेगेटिव आनी चाहिए, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मास क्या बेटा 2 किलो, इंटेंसिटी क्या है ये सर माइनस आने का मतलब क्या था, फोर्स का अट्रैक्टिव फोर्स बताने के लिए माइनस आ जाता है। अरे सही है क्या? बात समझ में आई बेटा आपको? अरे v और x सुनने में आसान सी चीज है, ये रिलेशन आप जानते हो। आप F इज इक्वल टू -du/dx आप जानते हो। इससे सवाल कैसे फ्रेम होता है बता रहा हूं आपको v ये कैसे सोल्व करूंगा सर? मैं ऐसे सोचूंगा बेटा ग्राफ है सर, या तो मेरे लिए एरिया इंपॉर्टेंट है या तो मेरे लिए स्लोप इंपॉर्टेंट है। एरिया माने vds कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मैं नहीं जानता सर। स्लोप dv/dx, हाँ सर कुछ इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी आती है माइनस लगा के। सही है क्या? बनाओ बस, बनाओ आपने, हाँ बनाओ से बनाओ। आप रिवीजन कर लेना बेटा, है ना? अब पीछे का आपका बहुत सारा पोर्शन हो गया, लेकिन लगभग 11th का आपका 70-75% हो गया, उसका आप रिवीजन कर लेना। नीट के हिसाब से देखा जाए कम से कम आपका 16 to 18 क्वेश्चन का पोर्शन हो गया। रिवीजन कैसे करें सर, वो आपको बता दिया। एक्सरसाइज 2 जरूर कर लेना, बाकी देखी जाएगी। 2 वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और थ्योरी की डबल स्टार आपको लर्न वाली चीजें याद होनी चाहिए बेटा। वो फिजिक्स में पूरा लर्न मिला के 5-6 पेज होंगे, वो आपको याद होना चाहिए। लर्न का जो फायदा होता है ना बच्चों, वो आपको एहसास होगा जब आप यहाँ फुल सिलेबस टेस्ट दोगे ना, एलन में देंगे, यहाँ दोगे, तब आपको एहसास होगा कुछ क्वेश्चन आप बिना सोल्व किए टिक कर पा रहे हो। फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, चाहिए तो मुझे ऐसे ही आता है। बच्चों कल हमने एक फील्ड का वेरिएशन बना था, इंटेंसिटी का एक वेरिएशन बना था, क्योंकि अब इंटेंसिटी का और v का एक रिलेशन मैंने बता दिया -dv/dr। ऐसे बेटा यहाँ पोटेंशियल का भी एक वेरिएशन बन जाएगा। ऐसे ही सॉलिड और होलोस्फीयर का बनता है। सॉलिड और होलोस्फीयर का बनेगा, जैसे वहां बना था मैं सीधा लिखवाऊंगा। बच्चों कल वाला आपको याद होगा, सरफेस के ऊपर -Gm/r² कैपिटल मारा, बाहर -Gm/ छोटा r², होलो के अंदर 0 और सॉलिड के अंदर स्ट्रेट लाइन। उसी चीज का बच्चा यदि डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या बन जाएगा वो देखो आप। देखो एक बार बना लिया क्या? लिखो बच्चों वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहां मैं बना रहा हूं बच्चों होलोस्फीयर का, और यहां मैं बनाऊंगा बेटा सॉलिड स्फीयर का। कहां ज्यादा ध्यान देंगे बेटा? सॉलिड स्फीयर के ऊपर सवाल पूछता, अर्थ के ऊपर। कल आपका सवाल मैंने बता था ना बेटा कि अंदर फोर्स बताओ कितनी है, तो उस पॉइंट की इंटेंसिटी बनाई और गुणा में मास। ऐसा ही सवाल यहां भी बनता है। यदि आपके पास कई बार पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते होंगे, और मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो पोटेंशियल का जान जाएंगे इनटू मास करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। होलोस्फीयर का बनता बेटा 3 ही कंडीशन, एट r इज ग्रेटर देन r, फॉर्मूला बनेगा बेटा v का -Gm/r। ये मैं बना भी चुका हूं। एट r इज इक्वल टू r, पोटेंशियल बनेगा बेटा -Gm/r। ये सॉल्व हम कर चुके हैं बच्चों। यदि आ जाता है बेटा अंदर r इज लेस देन r, मतलब इनसाइड कोई पॉइंट है, तो वहां पोटेंशियल होती है बेटा कांस्टेंट -Gm/r रहेगी। अरे अंदर फील्ड क्या होता है बच्चों, क्यों बना रहा हूं मैं ऐसा?
अंदर आई की वैल्यू, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है 0, और उसको क्या लिखते थे बच्चों आप माइनस dv बाई dr। तो dv इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल सेम है। सर किसकी इनिशियल फाइनल, सर जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल थे अंदर भी वही रहेगी, या पहले से भी आपको याद होगा बच्चों, जहां फील्ड 0 होता वहां पोटेंशियल क्या होती है, कांस्टेंट, वो यहीं से आ रहा है। यदि आप वेरिएशन बनाओगे फिर वही बात आ जाएगी। सर नीचे से आप स्टार्ट करना, माइनस जी, आप ये कौन सी वैल्यू बेटा, r इज इक्वल टू r के ऊपर माइनस gm बाई r, इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ जाएगा ऐसा। अब ये लाइन कैसी आएगी, कल मैंने स्पेशली का डॉटेड, अब क्या लिख रहा हूं सॉलिड लाइन। अरे पहले क्या लिख रहा कल मैंने, डॉटेड लाइन है, ये वैल्यू 0 लेकिन अलग से मैं बता रहा हूं बच्चों, सॉलिड लाइन है। सरफेस से लेके अंदर तक पोटेंशियल कैसी, एक जैसी, एक आपका इक्वी पोटेंशियल उसको बोलते हैं, जहां फील्ड आपका 0। सॉलिड एरिया था बच्चों, उसको मैंने कल भी समझाया था, एट r ग्रेटर देन r कोई प्रभाव नहीं बेटा, माइनस gm बाई r, कल भी ऐसा ही आया था। एट r इज इक्वल टू r ऑन द सरफेस, तब भी कोई फर्क नहीं बच्चों, आपका माइनस gm बाई r, स्टार लगा के। एट r लेस देन r, इनसाइड वाले पॉइंट के ऊपर चेंज आएगा, जैसे कल इनसाइड वाला क्या आ गया था बेटा, याद हो तो माइनस gm डिवाइड बाई r क्यूब इंटू छोटा r, याद है क्या। ऐसे यहां भी वेरिएशन आएगा बच्चों, v आ जाएगा माइनस gm डिवाइड बाई 3r क्यूब, और आपके पास डिवाइड बाई 2r क्यूब, और याद आएगा बेटा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, याद करना पड़ेगा भाई। कहां से आया सर, इंटीग्रेट करके आया, dv बाई dr, सरफेस के ऊपर जानते सेंटर पे निकाला हुआ है बच्चों। इसको पूछता एट r इज इक्वल टू 0, सेंटर के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस 3gm बाई r। सही है क्या, क्या सर मुझे अच्छे सुनो बेटा, होलो और सॉलिड के लिए याद करना है सर बच्चों, होलो हो चाहे सॉलिड, ऑन द सरफेस और आउटसाइड सरफेस बराबर है। फील्ड क्या था या बच्चों, इंटेंसिटी क्या थी, माइनस gm बाई r स्क्वायर, पोटेंशियल क्या आ गई बेटा, माइनस gm बाई r। ऑन द सरफेस क्या था बेटा, माइनस gm बाई कैपिटल R स्क्वायर, ऑन द सरफेस क्या आ गया, माइनस gm बाई r, दोनों का वही है बच्चों। फील्ड आपका जो था या बच्चों इंटेंसिटी जो थी होलो में 0 थी, पोटेंशियल अभी कांस्टेंट रहेगी, वही रहेगी जो सरफेस के ऊपर थी, माइनस gm बाई r, खत्म। सॉलिड के अंदर सर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r थी, अब याद करना पड़ा क्या आएगी, gm डिवाइड बाई 2r क्यूब, और ब्रैकेट में आएगा 3r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर। सर कैसे याद रखूं, याद रखना बेटा सेंटर पे होती है 3/2, याद रख लेना सेंटर पे होती है 3/2, नीचे 2 आएगा ऊपर 3 आएगा, सही है क्या। अब यदि बोला जाए ग्राफ बना दो, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है बच्चों, जो आपका पास वैल्यू है एट r इज इक्वल टू r, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस gm बाई r, इसके बाद में भी क्या बेटा आपका डिक्रीजिंग है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। पहले वाला क्या होगा, हमने बोला सेंटर के ऊपर तो वैल्यू अलग है, सेंटर के ऊपर कितनी वैल्यू आई, माइनस 3/2 gm बाई r, ऐसा ग्राफ बनता बेटे। बच्चों आपको या तो ग्राफ मिल जाएगा पोटेंशियल का, और या तो मिल जाएगा फील्ड का, और कोई दिक्कत नहीं। कंबाइंड में बनाऊंगा यार, तुम्हारे मुंह ऐसे ऐसे हो जाते हैं, मैं कंबाइंड बना रहा हूं बेटा, ये होलो का और ये सॉलिड कंबाइंड देख लो एक बार फटाफट। यदि बच्चों कोई बोलता है इंटेंसिटी का ग्राफ बताओ या फील्ड का बताओ, और कोई बोलता बच्चों पोटेंशियल का, तो आपको याद होगा होलो का ऐसा था, ये ऐसा 0, ये आपका था बच्चों r स्क्वायर, याद होगा आपको शायद। पोटेंशियल कैसा बन जाएगा सर, ये ऐसा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और ये कैसा बच्चों आपका, अब सॉलिड लाइन है, कांस्टेंट है बच्चों। इसका भी आपको बताया था, ये ग्राफ याद होना चाहिए बच्चों आपको, इंटेंसिटी का और v का। इंटेंसिटी कैसे बन गया था सर, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ऐसा ही था क्या सर, यहाँ जो आपका अंदर से तो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r था, बाहर जो था ऐसा। इसका कैसा बनाया बच्चों, अभी बनाया हमने सर, ये आपका आएगा माइनस gm बाई r, सेंटर के ऊपर ऐसा नहीं होता, सेंटर के ऊपर कुछ अलग वैल्यू है, माइनस 3/2 gm बाई r, ऐसा ग्राफ, और फिर ऐसा। सही है क्या, इन ग्राफ में से एक पीएमटी में जरूर आएगा, इसके ऊपर लिख देता हूं मैं, ये डबल स्टार पीएमटी है, हर साल इस ग्राफ में से कोई एक ग्राफ पूछा जाता है, समझे क्या, ध्यान देना क्या पूछा हुआ बस। क्या सर वो याद करना पड़ेगा, तुम्हें रट्टा मार देंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में सेम चीज फिर आएगी, इलेक्ट्रो में सेम यही के ये ग्राफ फिर बनेंगे। चलो एक सवाल तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी कराऊंगा, बाकी बाद में आप पोटेंशियल एनर्जी के सवाल, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में काफी कराऊंगा। आज मैं आपको एक सवाल सिर्फ ये आइडिया, जैसे मैंने कल इंटेंसिटी वाला दिया था कि बेटा कई बार अपने पास सीधा फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम इंटेंसिटी निकाले गुणा मास करते हैं, फोर्स आ जाती है।
सेम यहां भी ऐसा हो सकता है। कोई बच्चा वो सेल बोल देता तो सेल, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में एक वर्ड आ जाएगा सेल। सेल का मतलब अपने आप ही कौन सा हो जाता है बच्चों, होलोस्फीयर है ना। सेल बोले या इलेक्ट्रोस्टैट में आपने सुना होगा बेटा कंडक्टिंग स्फीयर, उसका मतलब भी क्या था, चार्ज सिर्फ सरफेस का, मेरे लिए कैसा हो जाएगा, होलो जैसा है ना। पता नहीं, अरे पढ़ा हुआ आप लोगों ने चीजें। एक सवाल मैं आपको कराता हूं बच्चों, इस चीज का कैसे उपयोग किया जा सकता देखना आप। जैसे मैंने कल आपको इंटेंसिटी वाला सवाल करा के बेटा फोर्स निकालना अंदर वाले पॉइंट पे पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए, तो इसलिए फोर्स का फॉर्मूला हम जानते नहीं थे कुछ, तो इसलिए हमने क्या किया, वहां इंटेंसिटी बना ली और इंटेंसिटी बना के गुणा में मास कर लिया, अपने आप फोर्स आ जाएगी। सही है क्या? देखो एक सवाल अच्छा सा बच्चों, मैं एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आपसे पूछूंगा। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछने मतलब बच्चों को यू फाइनल माइनस इनिशियल करना। सही है क्या? यदि बच्चों में आपको कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पूछता क्या आ जाता है बेटा, माइनस डेल्टा यू होता है। वर्क पावर में आपको समझाया, देखो एक बार। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज प्लेस्ड एट 2r/3 from center of earth, is placed at 2r/3 from center of earth. Find out amount of work done by external agent. Find out amount of work done by external agent such that this mass will move to surface of earth, such that this mass will move to surface of earth. ब्रैकेट मंथ में लिखो बेटा, assume object is moving slowly. बच्चों ये सब बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारे माइंड में ऐसा सर काइनेटिक एनर्जी नहीं सोच रही क्या? तो एक्चुअली बच्चों जब सिर्फ पोटेंशियल बोलना चाहता तो वो बोलना चाहेगा कि जैसा यहां से चला वहीं वहां से ही पहुंच गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं लेना है। बच्चों आपका एक सवाल समझ में आया? पहले सवाल ये बोल रहा सर अर्थ का यहां P पॉइंट से Q पॉइंट आप ले गए, कितना वर्क करना पड़ा वो आप बताओ। देखो मैं कैसे सवाल सॉल्व करता है। सर वर्क मैं नहीं जानता हूं, मैं इसे जानता हूं जब भी एक्सटर्नल का वर्क होता वो होता सर डेल्टा यू, मतलब सर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बात समझ में बच्चों आपको? ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही तो था आपका। सर फाइनल पॉइंट क्या Q और इनिशियल क्या बेटा P। बच्चों आप फाइनल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं? हाँ जानते हैं, माइनस Gmm/r, आउटर सरफेस पे यही होता है। सर क्या आप P के ऊपर जानते हो? हाँ सर P के ऊपर मैं जानता हूं मास इंटू पोटेंशियल एट P, मास इंटू पोटेंशियल क्या थी बेटा, माइनस Gm डिवाइड बाई 2r³ और अंदर क्या था बेटा 3r² माइनस, अरे बेटा छोटा r की वैल्यू कहां से थी, सेंटर से दूरी। सेंटर से दूरी क्या आ रही है 2r/3, तो 2r डिवाइड बाई 3 और ये ले लिया बच्चों स्क्वायर। मेरी ख्याल से सही लिखा है। सोल्व करते हैं इसको बच्चों, आपके पास आ जाएगा बेटा m एज इट इज माइनस Gm डिवाइड बाई 2r³, ये भी एज इट इज, और ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 3r² माइनस 4r² डिवाइड बाई 9। सोल्व करना बच्चों, इसका क्या बन जाएगा बेटा, ये r² से ये और ये पूरा कैंसिल। बच्चों आपने 9 एलसीएम लिया तो आ जाएगा 27 माइनस 4 23 आ जाएगा, तो माइनस Gm और ये कितना बन जाएगा बेटा 23 डिवाइड बाई 18। मेरी ख्याल से सही लिखा, एक बार आप चेक कर लो। देखना बच्चों आपको मैंने सही लिखा, मेरी ख्याल से आप चेक करो। सर G एज इट इज, M एज इट इज, ये M एज इट इज, ये कितना एलसीएम लिया 9 इंटू 3 27 माइनस 4 23 हो गया बेटा, 9 ये था 2 ये आपका 18 आ गया। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट पे आ गई, मेरे पास अब आंसर आ गया डायरेक्ट। मेरे पास वो दिया हुआ है सर Q की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस आपके पास कितनी है बेटा Gm डिवाइड बाई r, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस Gm डिवाइड बाई r, और ये कितना बेटा आपका 23 डिवाइड बाई 18। 23 डिवाइड बाई क्या बच्चों आपका 18। सोल्व कर लिया हमने। सर निकाल दो अब Gm डिवाइड बाई r को कॉमन निकाल दो माइनस के साथ, और ये 1 माइनस 20, आप देख लो बेटा जो भी आंसर आना होगा 18r माइनस, देखो बच्चों सही लिखा है मेरे ख्याल से। अरे बात समझ में आई क्या? इस सवाल को सिवाय पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा आप सोल्व नहीं कर सकते। बात समझे क्या? इस सवाल को आप कर ही नहीं सकते। मैंने कैसे सोचा
सर अंदर से ऊपर लेके गए और एक्सटर्नल एजेंट लिखा, उसका अंडरलाइन किया। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब वर्क क्या होता है, डेल्टा यू। सर कुछ भी करके मुझे यदि पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए ना, फाइनल माइनस इनिशियल आंसर आ जाएगा। क्या फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की जानता हूं मैं, डायरेक्ट जानता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस जी एम एम बाई आर। क्या पी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जानता हूं, नहीं जानता। क्या पी पॉइंट के ऊपर आप पोटेंशियल जानते हो, अभी लिखा है, तो पोटेंशियल जानते हैं, इनटू मास कर लो, पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा। इसलिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी पी पर क्यू पे बना लिया, डिफरेंशियली आंसर आ गया। सही है क्या, बढ़िया सवाल है बच्चों, ये बनाओ शाबाश। टॉपिक लिख दो, एनर्जी कंजर्वेशन इन ग्रेविटेशन।